अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेसन नंबर 11 कर रहे हैं जनरल साइंस 201 का, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग लिक्विड। हम इन वीडियोस में बेसिकली बात कर रहे हैं जी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है, ये आपके मतलब पेपर के अंदर जो चीज़ आ रही है हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। पसंद आती है तो काइंडली लाइक बटन को भी प्रेस कर दिया करें। तो चलें जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 11 है जी एक्सप्लोरिंग लिक्विड। लिक्विड जो है वो क्या है, हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। अब मज़ीद फर्दर डिटेल्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जितने स्टूडेंट मतलब आप याद रखिएगा कि जितने लिक्विड्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वो अपनी शेप लेते हैं जी, लाइक कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर भी आते हैं वो शेप ले लेते हैं। उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। दे फ्लू, दे वर वेट। ये कॉमन चीज़ें थी जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, या यूँ समझ लें कि डाइवर्सिटी ऑफ लिक्विड हमें पता चली, थिक या थिन होती है, आहिस्ता मूव करते हैं या रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं या ओपिक हैं, हैविंग डिफरेंट कलर और टेक्सचर्स होते हैं। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो आप लिखेंगे कि लिक्विड जो हैं वो सारे के सारे शेप ले लेते हैं जी कंटेनर के अंदर जाकर। जैसा कंटेनर होता है वो फ्लू करते हैं और वो वेट होते हैं। डिससिमिलरिटीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड थिक होगा या थिन होगा, फ्लो करेगा स्लोली या रैपिडली, वो ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट होगा या ओपिक होगा, और इसके डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये था लेक्चर नंबर 11, क्योंकि 11 में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें बस यही 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो आपके बार बार पेपर्स में आ रहे थे। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ, दैट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, गैदर करते हैं फॉर जो कि ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास आ रही होती है। बीइंग अ टीचर या टीचर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो जो अब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती है स्टूडेंट रिलेटेड, उसे पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स को कितनी चीज़ें समझ आई, वो क्या जानते हैं, उनके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ। असेसमेंट बेसिकली जजमेंट को कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो याद रखेंगे जो असेसमेंट होती है ये कभी भी मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लर्निंग के बाद ही आपके पास आएगी। टीचर जो होती है वो ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब वो आपको दे रही होती है तभी वो आपका असेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ बता रही है, आपका रिस्पॉन्स वो देख रही होगी कि आया आपको क्या चीज़ समझ आई है और क्या नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई। इसके बाद ही हम देखते हैं असेसमेंट की टाइप कितनी है। हमारे पास ये आती हैं असेसमेंट की 2 टाइप्स हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होती है ना ये मतलब आप समझ लें कि आपके फाइनल टर्म के जो पेपर्स हो रहे होते हैं ये आपके समेटिव असेसमेंट में आ रही थी। ये वो असेसमेंट होती है जो आपके पूरे आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये फीडबैक होता है या सम्स अप है ना कि टीचर ने आपको कितना पढ़ाया, आपने कितना उससे सीखा। तो इसके एग्जांपल में भी आप एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। ये सारे समेटिव असेसमेंट में आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये वो असेसमेंट का तरीका है जिसमें टीचर प्रोवाइड करती है फीडबैक और इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, या यूँ समझ लें इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जो चीज़ टीचर महसूस करती है और वो बताती है, लिखती है, ये सारा कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ रहा होता है। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग इन क्लास हो गया,
जब टीचर आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रही होती है, आप फॉर्मल, प्लान और इनफॉर्मल, तो आप जिस तरह उन्हें बता रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो असेसमेंट अकर हो रही होती है वो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। डिफरेंट स्टेजेस हैं जी इस इंक्वायरी की। फॉर्मेटिव असेसमेंट और इंक्वायरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो टीचर कैसे स्टूडेंट को ऑब्जर्व लर्न करा सकती है, असेस कर सकती है, देखकर वो मटीरियल के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, रेजिंग क्वेश्चन को कैसे वो बोल मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, और शेयरिंग कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग। ये जो स्टेजेस हैं ना इंक्वायरी की, इनका अगर हम बात करते हैं तो ये एक समझ लें कि एंट्री पॉइंट है फॉर द टीचर टू कैरी आउट असेसमेंट। ये साइंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही होती है, टीचर को कितना पता है कि स्टूडेंट आया ये चीज़ समझ आई है या नहीं, ये सारा कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ रहा होता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, कंपेयर करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट को और सबमेटिव असेसमेंट को। ये आपका क्वेश्चन आ रहा होता है कि दोनों जो असेसमेंट है ना, ये स्टार्ट होती हैं जी विद गोल्स, स्टूडेंट एक्टिविटी और कलेक्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द गोल। अब टीचर कोई चीज़ बताती है, फॉर एग्जांपल वो आपको कोई एक्टिविटी दे रही है तो उसका एक गोल फिक्स करेगी। अब जब गोल फिक्स करेगी तो ये दोनों तरह के असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी शो करेंगे, उसकी कलेक्ट करेंगे एक्टिविटीज़ इस गोल के रिलेटेड ना, तो वो जितनी भी चीज़ होंगी टीचर के जब सामने आएंगी तो वो असेस दोनों ही तरीक़ों से कर लेगी। अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो एवलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन क्राइटेरिया, रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की, तो इसके अंदर हमें मतलब रिजल्ट नहीं मतलब होता, टीचर हर बच्चे को उसके काम के अकॉर्डिंग असेस कर रही होती है। इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग प्रोसेस स्किल डेवलपमेंट। अब हम देखें तो ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, सिंपल आपके पास था कि ये एक आपके MCQs में आया हुआ था। फॉर्मेटिव असेसमेंट साइकिल को हम देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो मिड साइकिल है, लाइक ये आपको प्रोवाइड करता है फीडबैक, कि आपको बताता है कि या आपको इन्फॉर्म करता है कि आया जो आपने उसे पढ़ाया वो बच्चे को समझ आया, या यूँ समझ लें कि एजुकेटर प्रैक्टिस कितनी है। टीचर देखती है कि वे शी और ही स्टैंड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड और गोल्स। अगर हम बात करते हैं या अब टीचर जब देखती है ना बच्चे को कि आया उसे ये बात समझ आई है या नहीं, वो उस गोल कितने नज़दीक आया है, फिर वो जी अपने तब्दील करती है कि उसे महसूस होता है कि बच्चे को नहीं समझ आ रहा, तो वो अपना पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगी, वो उस बारे में सोचेगी, फिर बच्चे के हेल्प करेगी, और इस तरह ये फर्दर समेटिव असेसमेंट की तरफ स्टेप फॉरवर्ड होगा। ये हमारे पास था जी सेल्फ असेसमेंट, समेटिव एवोल्यूशन, एनालिसिस, गोल, और ये पूरी एक डायग्राम है, वही सारी चीज़ें जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, सब की सब लिख दी गई। तो ये था लेसन नंबर 12। जल्दी से लेसन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। ये जी आपकी जेली बनाने के एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो हम लोग देख लेंगे। जेली पाउडर जो होते हैं वो मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं वो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, मतलब यूँ समझ लें मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं ये स्मॉल पार्ट्स को बड़ा दिखाते हैं, अनेबल करते हैं कि हम उसकी डिटेल्स को देख सकें। मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे होते हैं जी माइक्रोस्कोप के अंदर, अलग भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इस बात को डिस्कस करें। मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि आप अपनी एक्सटेंड कर सकें अपनी सेंसेस को। अगर हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ना, तो बच्चों को क्या पता चला, उन्हें पता चला कि प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड के अंदर या इस जेली के अंदर, यानी कि उनका कलर, शेप, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ये सब कुछ आ जाता है। जेली क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो मतलब वो जब इन सब को देख लेते हैं, उनके कलर, प्रॉपर्टीज सारी देख लेते हैं, तो उन्हें बच्चे एक टेबल में लिख देते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज हम इंशाअल्लाह ताला 17 तक कंप्लीट कर देंगे। इसमें और कुछ भी नहीं था। लेसन नंबर 14 था। अगेन हम जेली ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट निकला नहीं निकला। 14 में हमारे पास कुछ भी नहीं था इम्पोर्टेंट। 15 में अगर हम बात करते हैं तो हमने ऑब्जर्व की जी जेली को, ये फाइनल स्टेज है, जेली बन रही है। अब जेली बनाने का एक प्रोसेस, तो ये आम छोटे 2 क्लास के बच्चों को बताया जा सकता है। अब आप लोग इतने बड़े हैं कि आपको पता है कि साशे को खोलेंगे, डिज़ोल्व करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। वही चीज़ें अब हम देखते हैं जब लिक्विड होगा ना, अगर वो लिक्विड ठंडा हो रहा है ना तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लेकिन कुछ सेम रहेंगी। अगर वो उससे ज़्यादा अब ठंडा हो जाता है ना सफिशिएंट टाइम, तो वो सॉलिड बन जाता है। तो इसे आपने याद रखना है। इसमें एमसीक्यूज थे आपके, इसमें क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आए हुए। यानी कि मैंने आपके पास 10 ईयर्स पेपर्स देखे, इसमें क्वेश्चन कहीं भी नहीं था। सिंपल एमसीक्यूज इन प्रैक्टिकल्स में ऐसे आ रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा, जेली जो है वो मीठी और थोड़ी सी खट्टी होती है। इट वॉज जम्पी एंड स्टिकी, जम्पी होती है और स्टिकी होती है। इट आल्सो स्मेल लाइक फ्रूट, जेली जो है वो फ्रूट्स की तरह स्मेल करती है। लेक्चर नंबर 16 है जी, फेयर टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, अब इसमें है कि सॉलिड्स जो है ना कि क्रिस्टल्स, सॉलिड्स क्या हैं? जेली क्रिस्टल्स हैं। ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व करते हैं हॉट वाटर के अंदर रेदर देन कोल्ड वाटर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वार्म होती हैं, मतलब लिक्विड जेली की वो डिफरेंट होगी। ऑन द अदर हैंड ऑफ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ना कोल्ड लिक्विड जेली से, कोल्ड लिक्विड जेली से वार्म लिक्विड जेली की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, अगर वो फेयर है तो जो रिजल्ट है वो रिलायबल होगा। उससे हमें पता क्या चलेगा? हमें पता चलेगा कि एक क्वांटिटी है वो चेंज हुई है, बाकी सारी की सारी कांस्टेंट रही हैं। वर्किंग इन अ टीम इन्वॉल्व फेयर प्ले एंड शेयरिंग। अगर टीम में वर्क कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या बच्चे क्या सीखेंगे? फेयर प्ले और शेयरिंग। पेशेंस रिक्वायर होती है जी टू मेक केयरफुल रिलायबल ऑब्जर्वेशन। रिलायबल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पेशेंस। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रैक्टिस, यानी साइंटिफिक प्रैक्टिस के अंदर रिकॉर्ड को रखना, लिखना, फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हमारे पास आता है कि ऑनेस्टी इन रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्वेशन इज़ अ कोर वैल्यू ऑफ साइंस। इसके बाद जी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे हमें एक बात बताई गई कि गर्म पानी का अगर कप है ना हमारे पास, तो उसके अंदर अगर हम जेली डालते हैं ना, वो या यूँ समझ लें कि जो गर्म पानी का कप है वो हमारे लिए ट्रांसलूसेंट है, जबकि ठंडे पानी का जो कप है वो ओपेक है। अब ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट क्या थे हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। द कलर ऑफ जेली जो है वो दोनों कप्स के अंदर डिफरेंट होगी। अब जो कप है ना ठंडे पानी का, उसके अंदर सस्पेंशन है, बट जो कप है गर्म पानी का वो क्लियर है, साफ है। अब जेली जो है वो हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो गई है, कोल्ड वाटर में उसके वो ज़रात रह गए हैं। तो ये था जी लेसन नंबर 16। जल्दी से 17 की तरफ भी बढ़ जाते हैं कि 17 में हम लोग कंप्लीट कर दें। इसमें भी सारे जेली के चल रहे हैं, तो ये आपके पेपर में नहीं आते। 17 में हमारे पास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये था जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।